हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आज हाइपरबोला का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आप जान ही रहे हैं कि किस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है और साथ में कितनी जल्दी आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, क्योंकि समवन हु केयर्स फॉर यू, कि आपके लिए सब कुछ मौजूद है बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए सभी कुछ करने को तैयार हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बच्चों आप ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी फटाफट इंस्टॉल कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज हैं और जल्दी ही लाइव क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। एक बैच तो ऑलरेडी चल रहा है बच्चों मैथ्स का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है बच्चों, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो बहुत कुछ काम हुआ है बच्चों, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। आपसे निवेदन है बच्चों कि आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी एसिम्प्टोट्स के बारे में बात कर ली थी और कल हम लोगों ने हाइलाइट्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल देखे थे। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनको सीरियसली अच्छे से प्रूफ करते हैं और याद भी करते हैं कि आपके सपने तक में आने चाहिए वो सारी प्रॉपर्टी, तो आप कितने ही सारे क्वेश्चन एकदम देखते ही विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको हाइलाइट्स यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए अब एसिम्प्टोट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं हाइपरबोला के अंदर, क्योंकि ये हाइपरबोला के लिए एक यूनिक फीचर है जो कि आपके एलिप्स में नहीं पाया जाता, जो कि पैराबोला में नहीं पाया जाता। तो जो भी चीज़ काफ़ी यूनिक होती है किसी भी कर्व के लिए, तो उस चीज़ पे उस पर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और एक अपना इंटरेस्ट का फीचर भी होता है कि हाँ चलो ये चीज़ हम सीखते हैं, तो वो भी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हाईलाइट नंबर 1 है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्प्टोट अ स्ट्रेट लाइन, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज कातिलाना है यहाँ पर, तो इन एसिम्प्टोट्स की, क्योंकि दीज आर फ्रॉम बुकिश लैंग्वेज ये हैं, तो क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से कातिलाना टाइप के बनते हो। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जे एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, कभी भी कुछ हो भी नहीं सकता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या रहता है कि उसकी लैंग्वेज समझ के और उस चीज़ का फिगर बना लेना, फिर यू विल फाइंड कि क्वेश्चन बनता है बहुत ही आसान, क्योंकि सारी बातें तो आपको पता ही रहती है कि भाई नॉर्मल कैसे लिखते हैं, टेंजेंट कैसे लिखते हैं, कॉर्ड कैसे लिखते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर तो रहेगा, ठीक है। लोकस वोकस कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड। तो अगर आप लैंग्वेज समझने की कोशिश किया करें, दैट इज मतलब यहाँ से एक टेक अवे है जो आपको ले जाना है आज की क्लास से कि ओके अब खत्म हो रहा है कर्व हमारा ये कोनिक सेक्शन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लैंग्वेज इज द की, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड यू शुड बी एबल टू मेक द फिगर्स, और ऐसा फिगर बनाए कि एवरीथिंग शुड बी क्वाइट क्लियर। तो यहाँ पर भी आप इन सब चीज़ों से यही सीखते हो कि मुझे प्रूफ करना चाहिए, सर ने कराया है नहीं कराया दैट डज नॉट मैटर, मुझे खुद से करना है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्प्टोट अ स्ट्रेट लाइन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द transverse axis, the product of the segment of this line intercepted between the point and the curve is always equal to square of the semi conjugate axis। तो देखिए लैंग्वेज है यहाँ पर और कुछ खास बात नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग एकदम मस्त काम करने वाले हैं। तो बच्चों ये रहे आपके दो वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरबोला जो कि पैराबोला जैसा लग सकता है आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, ठीक है। तो अब ये रहा हाइपरबोला। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर एसिम्प्टोट्स जो है डाल रहे हैं। अब ये गया भाई एक एसिम्प्टोट और ये गया हमारा, अब भैया सेंटर से पास होना है आपको, तो ये यहाँ से जाते 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 ये गया, ठीक है। तो अब देखिएगा इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्प्टोट अ स्ट्रेट लाइन बी ड्रॉन। अब थोड़ा सा मैं इसको, वैसे तो इनके बीच की दूरियां कम होनी चाहिए पर थोड़ा सा आपको अच्छा सा दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा गलत टाइप का फिगर बना रहा हूँ, तो उस पर आप मुझे कुछ बोलिएगा नहीं कि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कि आपको ये पोर्शन थोड़ा क्लियरली दिखे,
तो एसिम्प्टोट के एक पॉइंट से आप इस जो हमारी ये देखिए कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाए। तो आप कहोगे पैरेलल तो लिखा ही नहीं है, अरे ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन तो यही है ना, तो इसके पैरेलल में ऐसे डाल रहा हूं लाइन को, ऐसे डाला, ठीक है, अभी नहीं डाला है, अभी पढ़ते जाओ बस। If from any point on the asymptote a straight line be drawn perpendicular to the transverse axis, ना समझ गए, the product of the segment of this line intercepted between the point of the curve, तो देखिए इस पॉइंट को मैं P बोलता हूं बच्चों और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं Q, ठीक। The product of the segment of this line intercepted between the point and the curve, अब पॉइंट एंड द कर्व तो दो होंगे यहां पर, तभी तो इन्होंने प्रोडक्ट बोला है, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो ये PQ है और ये आपका PQ डैश है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू PQ इंटू PQ डैश की वैल्यू बच्चों स्क्वायर ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है, यानी कि B स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। PQ इंटू PQ डैश को B स्क्वायर प्रूफ करना है। कल ही आपको याद होगा कि इसके कोऑर्डिनेट A sec थीटा कॉमा B tan थीटा होते हैं बच्चों, और इसी लाइन में अगर आपने क्लास 10th वगैरह में भी रिफ्लेक्शन पढ़ा और इस साल तो पढ़ा ही पढ़ा है, तो मैं आपको 10th की दुहाई देता हूँ बच्चों कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट सेम है तो यहाँ पे y जो है क्या हो जाएगा, माइनस B tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये Q डैश का पॉइंट आपको पता है, और यहाँ पर P में क्या पॉइंट होता है ये मैं आपको बता ही दूं कि A sec थीटा कॉमा B कितना होता है, A sec थीटा कॉमा B sec थीटा होता है। ये कैसे निकाला भाई, तो बहुत ही आसान है, B बाई A टाइम्स x है, तो यहाँ A sec थीटा रख दो प्यारे बच्चे। कल भी मैंने किया था, ठीक है, एक प्रूफ करने के लिए इसको यूज किया था, इसी दिन के लिए यूज किया था कि आप मुझसे ऐसे सवाल ना पूछें। अब देखिए यहाँ पर अब डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको PQ, तो अब उस डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, और सेक थीटा को मैं लिखूंगा S और इस tan को लिखूंगा T, जिससे कि हो जाए ये छोटा। तो ये देखिए PQ की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, दैट इज B टाइम सेक माइनस tan T, ठीक है, ऐसा लिख दूं, कैपिटल में लिखेंगे, मजा आएगा, ठीक है, और मजा आएगा ही। अब देखिए PQ डैश की डिस्टेंस बता दीजिए प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, तो B sec थीटा इतनी दूरी और B tan थीटा इतनी दूरी, तो ये हो जाएगा B टाइम्स sec प्लस tan, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, B स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख ही देते हैं, जगह तो थी हमारे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। और आप देखिए आपके पास ये थ्योरी कंप्लीट होती है, हाईलाइट नंबर 1। और आई डोंट थिंक कि कितना मुश्किल काम है भाई ये हाईलाइट को प्रूफ करना, और इस तरीके के काम आप कर रहे हो तो आप आसानी से आगे बढ़ोगे ही बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट हाईलाइट, मैं तो काफ़ी जगह छोड़ी थी, मुझे लगा था काफ़ी सब लगेगा इसको करने में, लेकिन ये तो बहुत ही आसान निकला। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन आइदर एसिम्प्टोट मीट इट इन द सेम पॉइंट एज द करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स and the common points of intersection lie on the auxiliary circle। ओके भाई, कोई बात नहीं, फिर से इन्होंने कम जगह पे ज़्यादा लिखने की कोशिश की है, और जब भी कम जगह पे ज़्यादा लिखने की कोशिश होती है ना, तो फिर बच्चों को उसको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई on either asymptote perpendicular from the foci on either asymptote meet in the same points as the corresponding directrix and the common points of intersection lie on the auxiliary circle। समझिएगा, perpendicular from the foci on either asymptote meet in the same point as the corresponding directrix and the common point of intersection lies on the auxiliary circle। What is this? Oh my God, what is this man? ठीक है, क्या है ये, क्या चाहते क्या हमसे, समझिए, धीरे धीरे समझेंगे। तो फोकस से किसी भी एसिम्प्टोट पे आपको परपेंडिकुलर डालना है,
तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन आइदर एसिम्टोट, किसी भी एसिम्टोट पे आप एक फोकस से परपेंडिकुलर डाल दे भाई। फोकस मतलब ए कॉमा 0, तो थोड़ा सा फोकस करें बच्चों यहाँ पर। ठीक है भाई, डाल ही दिया है। मीट इन द सेम पॉइंट एज द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। भैया ये थोड़ा सा बवाल है, इधर करता हूं मैं भाई। परपेंडिकुलर तो अपने घर की खेती है, ठीक है, तो ऐसे कर लो। ये कहने का मतलब है कि भैया ये जो पॉइंट है ना आपका, ये डायरेक्ट्रिक्स से पास होता है। अब ये कैसे प्रूव होगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स? भाई डायरेक्ट्रिक्स के पास एक ही चीज होती है, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a बाई ई, यानी x इक्वल टू a बाई ई। आपने अगर इस पॉइंट को प्रूव कर देना बच्चों, तो ये इस दिन प्रूव हो जाएगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है। और क्या कह रहे हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे कॉमन पॉइंट कौन है? यही वाला कॉमन पॉइंट। यू हैव टू शो दैट इट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा, तो ऑक्सिलरी सर्कल कर ही लोगे। ऑक्सिलरी सर्कल जानते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो सर्कल होता है, जो ऐसे टच्ची टच्ची करके इधर से जाता है दोनों तरफ। ठीक है, तो कर दे भाई, हो जाएगा। सोच रहे हो आप बिल्कुल आसानी के साथ। तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे आएगा। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। तो दुनिया बोल रही है कि ये वाला पॉइंट लिखिए, ये वाली लाइन लिखिए आप जरा। तो y माइनस 0 और यहाँ पर माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स माइनस ए हो गया है। ठीक है, बोलिएगा, आ रहा है समझ में? अच्छा, यहां तक तो आ ही गया है समझ में। तो डायरेक्ट ही इंटरसेक्शन ना निकाल लें? बोलो, निकाल लेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि इस वाली लाइन के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है अगर बच्चों, तो डायरेक्ट बी बाई ए टाइम्स एक्स रख दें यहाँ पर। अरे तभी तो इंटरसेक्शन आता भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। तो माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स, और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, कि दिस इज कमिंग एज ए स्क्वायर ई। अब थोड़ा सा इधर तो करेंगे, गुनगुनाएंगे बच्चों, और इधर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स एक्स, और यहाँ से देखिएगा कि ए बी आएगा, ए बी, और इधर से आ रहा है ए स्क्वायर ई। कुछ तो खतरनाक होने ही वाला है। ठीक है, तो ये हो चुका है ए स्क्वायर ई। और आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। क्या बात है। तो ये आपका ए बी है और ये आपका ए स्क्वायर ई है। अब ए स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अरे बोलना भाई, सही है ना? कुछ तो नहीं। अच्छा देखिए, एक मिसिंग बात हो चुकी थी इधर। माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई के नीचे बी कौन लिखेगा? है ना, लिखना तो पड़ेगा आप ही को। तो बी से बी भी उड़ा दो भाई, और इधर ए स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, और ई से ये ई उड़ा दो। तो बचा क्या? एक्स बराबर ए बाई ई। अभी तो बोल रहे थे कि भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही है एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और इस बेचारे पॉइंट की भी इक्वेशन आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। अब कुछ नहीं बचता बच्चों। अब इस y से आप इसका y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। दिस इज b बाई ए टाइम्स a बाई ई। क्या बात है, रख दिया। तो देखिए जरा क्या हुआ कि ये b बाई ई आ गया है। अब आप सोचिएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैं इधर लिखता हूँ। जो मेरा p पॉइंट है वो आज आया है a बाई ई कॉमा b बाई ई करके आया है। अगर ये ऑक्सिलरी सर्कल में रहता है, लाई करता है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी सेंटर से वो होनी चाहिए ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल बोलता है कि उसकी रेडियस जो है वो है ए। तो अगर ये सर्कल पे कहीं पे भी लाई करता है तो भाई इस सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा, तो इसकी जो दूरी होगी सेंटर से वो ए स्क्वायर के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आना चाहिए। तो बस कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से बस देखते जाइए आप, कितना आसान होता है सब कुछ। तो ये हम यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो ये आप देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट में देखिएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, एंड दिस इज गॉट कैंसिल बच्चों, एंड यू कैन सी दैट द डिस्टेंस इज कमिंग इक्वल टू ए। इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बात है,
ठीक है, तो डन है भाई। हाईलाइट नंबर 2 भी हो चुका है। हाईलाइट नंबर 2 भी आपने बिल्कुल प्यार से किया है बच्चों, बहुत ही आसान था, देखा आपने। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं ऑक्सिलरी एसिम्टोट्स पे, तो वो जो एसिम्टोट पे जाता है ना, वो फोकस से परपेंडिकुलर, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, और साथ में वही पॉइंट आपके ऑक्सिलरी सर्कल में भी लाई कर रहा होता है, यानी कि उसकी दूरी सेंटर से ए होती है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे क्वेश्चंस में, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो वो आपको सोचना है इसके बारे में। अब चलिए, कुछ बड़ा सा आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम। अब मैंने आपको सिखा दिया कैसे चीज़ों को करना है। अब आप इसको अपने लिए होम चैलेंज मान के इसको पूरा प्रूफ करेंगे और आपको ये सब मिल भी जाएगा। ठीक है, दुनिया में लोगों ने बहुत मेहनत करके रखी है, तो ये आपको मिल भी जाएगा। ना आए तो करना, कुछ कुछ करा देता हूँ मैं आपको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन अ हाइपरबोला विद सेंटर सी। ओके भाई, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है कि टेंजेंट लिखना है हाइपरबोला, और हाइपरबोला इसको जानते हो। मीट्स द एसिम्टोट्स इन क्यू एंड आर, 2 पॉइंट्स पे एसिम्टोट पे वो टेंजेंट जाके कट्टम कुट्टी खेल रही है। एंड कट्स ऑफ अ ट्राइंगल सी क्यू आर ऑफ कॉन्स्टेंट एरिया इक्वल टू ए बी from the asymptotes, and the portion of the tangent intercepted between the asymptote is bisected at the point of contact. Very good. And this implies that the locus of the center of the circle circumscribing the triangle CQR in case of rectangular hyperbola is the hyperbola itself. For a standard hyperbola, the locus would be the curve this. Okay भाई, चलो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अभी हम लोग बहुत कुछ आज कवर करना है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, उधर ही कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, और इसको आपको पूरा करना है अपने आप। मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक हाइपरबोला बनाएं और एक फिर दूसरा मतलब एक ही हाइपरबोला होता है। अब यहाँ पढ़ें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन अ हाइपरबोला, द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट पी ऑन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला पे एक टेंजेंट बनाएं, थोड़ा ढंग से पैराबोला जैसा हाइपरबोला बनाते हैं, तो टेंजेंट निकले तो लगे भी दुनिया में कि टेंजेंट आई है। तो ये देखिए भाई, अरे यार गई हमारी टेंजेंट कुछ ऐसे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने टेंजेंट बना दी है और उस पॉइंट को P बोल दिया है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन हाइपरबोला विद सेंटर C, तो सेंटर तो C बोल दिया है, और जहाँ पे टेंजेंट बना है ना हाइपरबोला में, उसको तो हमने P बोल दिया है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मीट्स द एसिम्टोट्स इन Q एंड R, यानी कि 2 एसिम्टोट्स से मीट करी। भाई कौन से एसिम्टोट से मीट कर सकती है? ये वाले एसिम्टोट से मीट करी होगी, ये कट किया है। तो ये हमारा पॉइंट Q है, और यहाँ से हमारा दूसरा एसिम्टोट आ रहा है बच्चों, और ये देखिए यूं कट्टम कुट्टी करते हुए ये हमारा इसको R पे कट किया है। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ से PQ और यहाँ से PR। अब देखना, समझना, कहना क्या चाहते हैं। एंड कट्स ऑफ अ ट्राइंगल CQR, तो ये C, इसीलिए तो C का नामकरण किया था हम लोगों ने। अब वो समय आ चुका है कि इसको हम वाइट से करें, आपको हाईलाइट हो जाए कि कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। तो यहाँ से ये ट्राइंगल CQR ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चे, ये देखिए। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका ट्राइंगल CQR। अब ये क्या कहते हैं? ऑफ कांस्टेंट एरिया, इसकी एरिया बतानी है। अब किसी की भी एरिया बताने के लिए इसके वर्टेक्स आपको पता होनी चाहिए। तो एक वर्टेक्स तो 0,0 है, और ये वर्टेक्स कैसे आ सकता है बताइए? ये वर्टेक्स बहुत आसानी के साथ आ सकता है। आपको टेंजेंट लिखना होगा, और टेंजेंट का इंटरसेक्शन आपको करना होगा किसके साथ? एसिम्टोट के साथ ऊपर, और दूसरे एसिम्टोट के साथ नीचे। तो आपको PQ पॉइंट भी मिल जाएगा, R भी पॉइंट मिल जाएगा, और फिर आप एरिया निकालने में कोई आप पीछे तो होंगे नहीं। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लीजिए जो भी सिखाया गया है, और फटाफट इस ट्राइंगल की एरिया निकालोगे। तो ये कह रहे हैं कि वो एरिया जो आएगा वो AB आएगा। अब यहाँ पे कॉमा लगाइए, फ्रॉम द एसिम्टोट्स एंड द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्टोट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहने का क्या मतलब, यहाँ लग तो नहीं रहा आपको कि ये यहाँ पॉइंट कर दे, तो थोड़ा सा आपको फील्स आ जाएगा।
अब फील से आने के लिए क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई टेंजेंट अगर आप डालते हो हाइपरबोला में, दैट इज फ्रॉम वन एसिम्टोट, तो जब वो दूसरे एसिम्टोट को कट करता है तो ये मिड पॉइंट होता है उसका। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कितना आसान होगा, सोचिए कि अगर आपके पास ये क्या कहते हैं, अगर आपके पास बच्चों ये वाले पॉइंट है और ये वाले पॉइंट है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इनका मिड पॉइंट को आप हाइपरबोला में सेटिस्फाई करवा दें। ठीक है, मुश्किल होगा क्या? फिर दिस इंप्लाइज दैट द लोकस ऑफ द सेंटर सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल CQR इन केस ऑफ फिर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए तो जो लोकस आएगा सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब जो करेगा, यानी कि इसके सर्कम सेंटर का लोकस लिखिए और वो एक हाइपरबोला आएगा। और अगर वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो लोकस फिर ऐसा आएगा। ठीक है, एंड फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला द लोकस वुड बी दिस कर्व। तो चलिए सबसे पहले छोटी छोटी बातें हम लोग कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बच्चों यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। तो x sec थीटा माइनस बी वाई होगा ऊपर, माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यही नहीं आता तो फिर आपसे दूर से ही नमस्ते है। ठीक है, दूर से ही क्या है बच्चों, नमस्ते। तो अब हम लोग पी पॉइंट निकालने के लिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि y इज इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स x जो होती है एसिम्टोट। और छोटे छोटे काम करने होते बच्चों, IIT में पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते, थोड़ा फिजिक्स में बड़े बड़े काम करने होते हैं, पर मैथ वगैरह में बड़े बड़े काम नहीं करने होते। और वैसे भी मैक्सिमम बड़े काम इसलिए लगते हैं कि पढ़ाई नहीं जाता बच्चों को ढंग से। और आप देखेंगे कि हम अपने लेक्चर में बच्चों बहुत ही प्यार से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितना कुछ पूछा जा सकता है। अब आप नहीं देख रहे तो आपकी गलती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए b से b कट चुका है। अब आप यहाँ पे x कॉमन ले लें तो ये s माइनस टी लिखने की मैंने आपको परंपरा सिखाई थी, तो ये हो गया a। तो क्या आपने देखा बच्चों कि ये तो a अपॉन सेक माइनस टेन थीटा है, लेकिन क्या आप जानते हो, ये आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि सेक माइनस थीटा जो है सेक प्लस टेन थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, रेसिप्रोकल। देखो वर्ड ही गायब हो जाते हैं। तो समझना और वर्ड में उसको बयां करना है, दो अलग बातें हैं। मन से आप समझो लेकिन बयां नहीं कर पा रहे हो, शब्दों की कमी है, तब भी दिक्कत हो जाती बच्चों। तो x इज इक्वल टू a टाइम्स सेक प्लस टेन थीटा हमको पॉइंट मिल गया है बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट, अरे कहाँ चला गया, हम पीछे कर रहे हैं क्या बच्चों? अच्छा इधर करने लगे, वाह। तो a टाइम्स सेक प्लस टेन थीटा इसका कोऑर्डिनेट है, a टाइम्स सेक प्लस टेन थीटा। और आपको पता है कि जब कोई एसिम्टोट पे होता है तो वो b टाइम्स वही चीज लिखी होती है जो यहाँ लिखा होता है, क्योंकि b बाई ए टाइम्स कर दो, a कैंसिल हो जाता है, b आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आ चुका है q। तो क्या आप इसी तरीके से r नहीं निकाल पाएंगे? एग्जैक्टली इन द सेम सेंस इफ आई से बच्चों कि अंतर क्या आने वाला है, केवल एक माइनस का अंतर आने वाला है जब हम इसको रखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखिएगा एक तगड़ा काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, वो ये है कि माइनस बी बाई एक्स आप यहाँ पे रख दें। यहाँ पे माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या आपको ये दिख रहा है? तो जब हम दूसरे एसिम्टोट, सेकेंड एसिम्टोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो अब आप उसको जब लिखेंगे एस लिखता हूँ मैं इसको a प्लस बी ए एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टी लिखो टी। अब b से b कैंसिल हो गया, तो a, अब आप खुद ही सोचो कि उसका पॉइंट आ रहा है सेक माइनस टेन थीटा, क्या बात है। अब आप यहाँ पर जाके इसका पॉइंट लिखेंगे, माइनस नहीं प्लस ही है, प्लस है पर सेक माइनस टेन थीटा है कि नहीं? और ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस बी टाइम्स वही चीज हो जाएगी।
तो पहला पार्ट हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है। अब एरिया निकाल पाएंगे क्या आप? 0 0 के साथ आपको इसको करना है, ठीक है। तो दूर दूर पास पास ऐसा आपको सिखाया गया, दूर दूर पास पास, तो वो कर लो। या फिर आप एक भूल ही जाते हैं, जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते वो भूल ही जाते हैं सब चीज़ें। तो अब आप इसको जाके एरिया वाले ट्राइंगल में रख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल CQR, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाफ 0 0 1 AS माइनस टी माइनस BS, अरे यार पेन ना बहुत कड़क, यहाँ लिखो 0 0 1, ठीक है। और यहाँ देखिएगा a sec माइनस टेन थीटा एक कोऑर्डिनेट, एक माइनस b टाइम sec माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर है बच्चों प्यारे 1, और यहाँ पर है a sec प्लस टेन थीटा और b sec प्लस टेन थीटा। तो क्या आपसे कह रहे थे कि भाई दूर दूर मल्टीप्लाई कर लो ना, लेकिन आप मान ही नहीं रहे थे हमारी बात। तो AB sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और प्लस AB sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बाहर है हाफ, ठीक है। अब ये देखिए ये 1 है 1, तो ये हाफ टाइम्स 2AB है, और यहाँ से 2 कैंसिल, तो आपकी एरिया कितनी आ गई बच्चों? AB के बराबर आ गई। तो प्रूव हो गया। अरे बोलोगे प्रूव हो गया कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया कि एरिया वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया भाई। From the asymptotes the portion of the tangent between bisected at the point of contact, तो देखिए भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्टेड है, बाइसेक्टेड प्रूव ही कर देते हैं। अब इनका मिड पॉइंट लिखेंगे आप, तो लिखिए मैं लिख रहा हूँ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ये, प्रूफ करना है। तो AS प्लस टी प्लस S माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, BS प्लस टी माइनस S प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, टी से टी कैंसिल और 2 sec बाई 2, तो A sec, और sec से sec कैंसिल, तो 2t बाई 2 इज BT। अरे जानते हो कौन है इनको? जानते हो क्या? A sec थीटा कॉमा B tan थीटा। इनको तो प्रूव भी नहीं किया जाता कि ये तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं भाई। तो ये लाई करते हैं हाइपरबोला में, तो मिड पॉइंट इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रूफ वाला सवाल आपके लिए करेंगे आप, यहां तक मैंने कर दिया, ये आपके लिए सवाल है, आप इसको आराम से करें कि दिस इंप्लाइज दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle CQR in case of a rectangular hyperbola is the hyperbola itself। तो आप हाइपरबोला पे हाइपरबोला ही दिखाएंगे, ठीक है। कर लोगे भाई? तो मिड पॉइंट ऑफ Q खुद सोचिए, दिस इंप्लाइज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल CQR इन केस ऑफ। अब देखो ये जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो लोकस ऑफ द center of the circle circumscribing the triangle CQR in case of a rectangular hyperbola। तो when it comes to rectangular hyperbola ना, तो इनके बीच में 90 डिग्री होगा, समझना बात को, इनके बीच में क्या होगा? 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि एसिम्प्टोट्स जो है उस केस में y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाते हैं, ठीक। तो 90 डिग्री होगा, तो ये अगर 90 डिग्री और इनसे सर्कल जा रहा है, ऐसे सोचिएगा, और अगर इनसे सर्कल जा रहा है तो इसको डायमीटर होना पड़ेगा, इसको डायमीटर होना पड़ेगा, तो ये रेडियस होगा, ठीक है। अब सुन लो, कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, है ना, ऐसा नहीं करना कि नहीं हो रहा है। तो भाई खुद देखिए आप कि ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है। दिस इज नॉट फॉर दिस ओरिजिनल हाइपरबोला, ठीक है, ये इस हाइपरबोला की बात नहीं हो रही है, ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की चर्चा कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री रहेगा, तो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी अ डायमीटर,
तो ये मिड पॉइंट लाई किस पे कर रहा है भाई, मिड पॉइंट तो हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा है ना, तो यही तो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये मिड पॉइंट ही तो सेंटर ऑफ द सर्कल है भाई, तो ये हाइपरबोला इटसेल्फ पे ही तो लाई कर रहा है। तो देखिए अभी प्रूव कर दिया मैंने, धीरे धीरे नहीं करते करते भी कर ही दे रहा हूं मैं आपके लिए। It implies that the locus of the center of the circle circumscribing the triangle CQR in case of a rectangular hyperbola is the hyperbola itself। तो यहां तक हो गया। And for a standard hyperbola the locus would be this curve। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जो लोकस आएगी वो ये कर्व आएगी। तो इसको आप करिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए आपके लिए ये कर्व आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में अगर आप सर्कमस्क्राइब करने वाला ट्राइंगल लिखें तो लिख ही देंगे, आप लिख ही देंगे ना, तो लोकस वगैरह को यूज करके इसको आप करिए। इतना पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो चलिए भाई चौथी हाईलाइट करने जा रहे हो। इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला इज 2 थीटा देन E इज इक्वल टू सेक थीटा। तो चलिए भाई ये देखिए, ये हाइपरबोला बन चुका है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप ना पहले एसिम्प्टोट बनाया करें। इन दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में, इन दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल है थीटा, 2 थीटा। द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स इज 2 थीटा, मीन्स दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। ठीक है, बोलिएगा। और तो एसेंट्रिसिटी जो है वो ई सेक थीटा है। अरे इतना आसान होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी लाइन जो है वो है b बाई ए टाइम्स एक्स, तो स्लोप आप देखिए कि m बराबर b बाई ए आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि tan थीटा जो आ रहा है दैट इज b बाई ए। अच्छा, और ये क्या आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है हाइपरबोला में। जब आपको e प्रूफ करना है e स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये भी तो आता ही है आपको। ठीक है, तो अब आप इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे तो कुछ ऐसा ही लगने लगेगा। तो ये तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नथिंग बट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हाइपरबोला में रिलेशन होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये देखिए आपका आ चुका है ई बराबर सेक थीटा। तो बहुत ही आसान है। इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला इज 2 थीटा देन ई इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो अगर आपको आते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम लोग चालू करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों क्या चालू करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने सीख ही लिया है, पहले भी हम लोगों ने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पढ़ा, जो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पीवी कर्व वगैरह देखा करते थे, बॉयल्स लॉ है ना, वहाँ पर भी बनता था ना ऐसा ग्राफ बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनता था वहाँ पर। ठीक है, उसको बोला करते थे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हमने गलत पढ़ा है, क्या हमने गलत पढ़ा है? क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो कुछ अलग पढ़ा है। हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दुनिया कहती कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, एक्चुअली में दोनों है। इसमें इसकी एसिम्प्टोट्स जो हैं वो हैं y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन इसकी एसिम्प्टोट जो हैं वो x एक्सिस एंड y एक्सिस है। ठीक है, तो ये किस तरीके से, क्योंकि हम इस स्लाइड में तब आएंगे जब हम आपको दिखाने के लायक हो जाए कि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन हम आपसे पहले दावा कर चुके हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बच्चों। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आप एक चीज देखिए कि अभी अभी हमने इसका
इसका आपको ये भी पता होगा e इज इक्वल टू √2। अभी तुम मेरे को दिमाग में आया कि यार अभी इसका मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊं कि अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये थीटा अगर 45 डिग्री है बच्चों, फिर क्योंकि तब ये y बराबर एक्स लाइन और y बराबर माइनस एक्स लाइन हो जाती है, उस केस में e जो है वो सेक 45 डिग्री हो जाएगा। उस सेक 45 डिग्री बच्चों 1/cos 45 यानी कि √2 होता है। तो देखा यहाँ से मैंने ये कर दिया आपके लिए, बाकी तो फॉर्मूले आपके पास हैं बेहतरीन बहुत सारे। तो e होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में √2। डन है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि होगा कैसे। तो भाई हम आपको एक बात बताते हैं, आप बस समझने की कोशिश करना, बाकी तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस पे आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन जरा एक बात करिएगा, देखिएगा इस कर्व को भी देखिएगा आप साइड में, इस कर्व को भी आप देखिएगा साइड में। तो अगर हम इस चीज को पकड़ के, अब देखिएगा इस चीज को पकड़ के इन एसिम्टोट्स को, मान लीजिए एसिम्टोट्स से ही एक कर्व डिफाइन है, सब चिपका हुआ है किसी एक कार्डबोर्ड में, और इस एसिम्टोट को घुमा के 45 डिग्री घुमा लें बच्चों। अगर हम 45 डिग्री इन एसिम्टोट्स को घुमा के इधर पहुंचा दें, ऐसे घुमा के, मान लीजिए चरखा लगा हुआ है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं आप, ऐसे पकड़ के घुमा रहे बच्चों, और ये यूं जा रहे यूं जा रहे यूं जा रहे यूं जा रहे यूं जा रहे, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। तो यानी कि 45 डिग्री आप घुमाइए इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये कर्व हो जाएगा। लेकिन आपने जो पढ़ा है वो कुछ घातक पढ़ा है बच्चों। क्या? कि जब हम लोग कर्व को घुमाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहले लिखें x फिर लिखें y। पहले कौन आया? c की s। ABCD पढ़ा तो पहले c आया कि s? पहले c आया। ठीक है, तो ठीक है, वैसे लिख दो x cos थीटा y sin थीटा। वैसे भी x वाला कोऑर्डिनेट आप फिजिक्स में देखते हो तो cos ही आता है, फिर sin आता है। अच्छा, फिर x आया, क्या y को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? बताइए बताइए भाई, प्यार से बताइए, क्या y को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसे y को लिख दीजिए भाई, x का हो चुका है ना, तो y को क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? बोलो नहीं, तो y भी लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ x ही, ये क्या किया? अच्छा, x ही लिखा था, क्या बात है। तो ठीक है भाई, अब देखिए cos का डिफरेंशिएशन करिए तो माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखिए। साइन का करिए तो cos आता है। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हुआ? फिर से याद नहीं हुआ हो तो कहीं खाली पन्ने पे चलते ढूंढते बढ़ते, बहुत पढ़ाया मैंने आपको। अब चलिए यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। ठीक है, नया कोऑर्डिनेट कैपिटल x, कैपिटल x। पहले कौन आया? cos की साइन, पहले वैसे साइन पढ़ा था आपने, लेकिन पहले कौन आया? c आता है कि s? उससे भी पहले वाली पढ़ाई पे जाइए, क्लास नर्सरी वाली। ठीक है, तो cos पहले आया, फिर साइन, c फॉर cos थीटा, s फॉर साइन थीटा। ठीक, फिर आप y लिखे y, फिर यहाँ पे भी लिखे y। ओके, x के बाद y आया था। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन जल्दी पढ़ा होगा आपने, है ना, साइन थीटा प्लस साइन का जो है cos थीटा। तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आप एक बात को जरा समझिएगा बच्चों, एक बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी रोटेशन होता है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सेस का रोटेशन होता है, ना कि एसिम्टोट्स का रोटेशन होता है। वो किसका रोटेशन होता है? कोऑर्डिनेट एक्सेस का रोटेशन होता है, ना कि एसिम्टोट्स का रोटेशन होता है। हम यहाँ पर इस समय फिजिक्स को यूज कर रहे हैं, आप समझिए। हम अभी जो रोटेशन है वो इसके रेफरेंस में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके रेफरेंस में ना देख के इसके, मतलब अभी आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्स करके इस भाई साहब को इसकी तरफ रोटेट करके यहां ले जा रहे हैं, लेकिन आप अगर फटाफट इसके रेफरेंस में आ जाए तो ये क्या देख रहा हो, क्योंकि
ये क्या देख रहा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का, आप फिजिक्स का चैप्टर याद करें बच्चों, तो ये क्या देख रहा होगा, ये देख रहा होगा कि ये तो इसकी तरफ आ रहा है, और यही मैटर करता है बच्चों, यही मैटर करता है, यही मैटर करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि मूवमेंट एसिम्प्टोट्स का होना चाहिए। तो क्या आप ये बात समझ गए, तब भी यही कर्व बनेगा। अब इसके लिए थोड़ा फिजिक्स आनी चाहिए आपको, ठीक है, और नहीं आती तो भाई अब इतना कौन आपके लिए कुछ कर सकता है ना। तो cos ऑफ -45 यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर -y ऑफ साइन ऑफ -45 आप लिखें, यहाँ पे y इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ऑफ जो है आपके लिए -45 लिखें, और प्लस y ऑफ cos ऑफ -45 लिखें। तो ये जो बनता है दैट इज स्मॉल x इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, दैट इज 1/√2 प्लस y/√2, ठीक है। और जब ये स्मॉल y यहाँ पर आप रखेंगे ना, तो ये बनेगा -x/√2, और ये आपका y/√2, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप अपनी पुरानी कर्व में जाइए जहाँ पे जगह कम पड़ गई थी हम लोगों के लिए, वहाँ पर रख दीजिए जाके इसको, x को रखिएगा आप x + y/√2 का होल स्क्वायर, माइनस y की जगह आप रखिएगा कि y - x तो स्क्वायर ही है, तो आप x - y का होल स्क्वायर /√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये बचपन से पढ़ा होगा आपने कि x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए। तो 4xy पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 2xy यहाँ से -2xy यहाँ से, बीच में है माइनस, बन गया पूरा 4xy, एंड दिस इज व्हाट इज 2 एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये 2xy इज इक्वल टू a²/2, इसको कोई कांस्टेंट है, इसको आप, क्योंकि ये स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए हम लोग इसे xy इज इक्वल टू c² बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। डन है, बन गया, बोलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, यहाँ से आपके पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तैयार। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिफर टू इट्स एसिम्प्टोट्स एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इक्वेशन इज क्या, xy इज इक्वल टू c²। भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, ct, c/t, और t ऑब्वियसली कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 हम अलाउ करने ही नहीं देंगे आपको, अब कितना भी कोशिश करें। तो हम ct और c/t, तो t कैंसिल एंड यू आर गेटिंग c²। तो ये आ गया है आपके पास बच्चों, एंड यहाँ पे t जो है बिलोंग कर रहा है r को, और r 0 नहीं हो सकता, ये मैंने बता ही दिया है। तो ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कॉर्ड लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्या लिखना चाहता हूँ मैं, कॉर्ड लिखना चाहता हूँ। इसको अब हम कॉर्ड लिखेंगे, तो लिखिए ना, कौन रोका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखिए आप पहले ct1 c/t1, ठीक है, कभी भी घबराया ना करें आप कुछ भी लिखने से, ठीक है, लिखें जरूर। तो अब आप यहाँ पर करेंगे स्लोप निकालने के, जाएंगे कॉर्ड की स्लोप। तो इस कॉर्ड की स्लोप आप लिखने जाएंगे तो y2 - y1, ठीक है। तो c/t1 - c/t2 डिवाइडेड बाई ct1 - ct2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ct2 - t1, ठीक है, t2 - t1 डिवाइडेड बाई t1 t2, और यहाँ से c कॉमन लेंगे तो t1 - t2 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो -1/t1 t2 क्या आ गया है, -1/t1 t2 होता है, याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं बोल रहा हूँ भाई, -1/t1 t2। तो ये आपके कॉर्ड की स्लोप हो गई है। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, बोलिए, ct1 और c/t1 यही है, तो y - c/t1, स्लोप हमारे पास है -1/t1 t2 इंटू x - ct1, ठीक है, हो ही जाएगा, लग रहा है हो ही जाएगा, इसको अंदर भेज दो।
तो y माइनस सी, यहाँ से लिखो t1 और यहाँ नीचे लाओ t1, ठीक है भाई। और यहाँ पे -1/t1 एंड t2, और इधर रखना x माइनस सी t1। तो t1 से t1 उड़ा ही दो और t2 को भेज दो उधर, तो ये t1 t2, तो t1 t2 y माइनस सी t2, एंड दिस इज नथिंग प्यारे बच्चों, दिस इज माइनस, तो माइनस x लिख के प्लस सी t1, ठीक है। अब आप इस x को इधर भेजेंगे तो x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू सी टाइम्स t1 प्लस t2। तो ये लीजिए आपकी कॉर्ड की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपको स्लोप याद है और ये याद भी नहीं है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखो ना। तो प्रूफ इसीलिए कराए जाते हैं कि ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनको आप खुद लिख लो, याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, कि x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू सी टाइम्स t1 प्लस t2। तो भाई क्वेश्चन करने से आएगा, मैं बता दूं, बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो आगे बढ़ें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p x1 y1 इज x अपॉन x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2 एंड एट पॉइंट pt इज x बाई t प्लस ty इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो बताइए ये कैसे होगा। टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखनी है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो कर ही सकते हो गया, करने को तो आप कर ही सकते हो, ये कर ही लेते हैं, है ना, क्यों, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने बोला था कि इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, याद है कुछ। अब हम लोग यहाँ पर पैरामीट्रिक वाला कोऑर्डिनेट रखें तो ये सी t1 सी बाई t1, तो सी बाई टी लिख लें आप, y टाइम्स x1 में सी टी लिख लें और इसको भेज के 2c स्क्वायर लिख लें। अब आप देख रहे होंगे कि c से c और c से c उड़ चुके हैं, तो ये भाई लोग हमारे क्या हो चुके हैं, बता दोगे तो अच्छा ही होगा। दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, एक्स बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली है। और x बाई, अब मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे, ये वाला क्यों नहीं प्रूव कर रहे हो, है ना। बहुत बच्चों को होता है कि अरे ये प्रूव कर दिया, लगता है ये वाला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। x बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c। तो देखिएगा आप, इंटरेस्टिंग है मामला, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। जगह की कमी हो गई भाई, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, x छोटा छोटा लिख देता हूँ, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स सी वाई टी प्लस वाई सी टी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये बन गया x बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c। उड़ा दूँ, जगह की कमी हो गई तो बच्चों समझा करो, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है भाई हाइपरबोला में, आ रहा है कि नहीं ये बताओ। अब इसको करना है, इसको करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वी हैव टू राइट। देखा मैंने इसमें एक चीज़ देखी और उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म टाइप से लग रहा है भाई, एक्स बाई एक्स वन प्लस वाई बाई वाई वन टाइप से, वहाँ 1 होता था, यहाँ 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स बाई 2 एक्स वन प्लस वाई बाई 2 वाई वन इज इक्वल टू 1 टाइप से सोच लें इसको। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो टेंजेंट है तो टेंजेंट रहो, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, अब हम लोगों ने पढ़ा क्या है, हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है। अच्छा ये वाला तो ये हाइपरबोला चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने एक बात पढ़ी कि भाई अगर आप डालते हैं टेंजेंट हाइपरबोला में, हाइलाइट्स पे जाइए आप, हाइलाइट्स पे, तो वो अगर दोनों एसिम्पटोट्स को कट कर रहा है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट इज व्हाट, टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज बच्चों मिड पॉइंट, ठीक है मिड पॉइंट कि नहीं, तो लिखिए मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए h कॉमा के आपने रखा
तो आपको याद होगा कि इसको हम लोग 2h कॉमा 0 और इसको हम लोग 0 कॉमा 2 के लिखते थे। तो अगर आप इस पॉइंट को x1 y1 लिख रहे हो तो बचपन में जाइए, बचपन मतलब ये 2 महीने से कर रहे होंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा 2y1, ठीक है। तो 2x1 कॉमा 0 हो गया और ये 0 कॉमा 2y1 हो गया। अब इस लाइन के आपको इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। पढ़ने वालों को यहाँ से मज़ा ही आ जाती है, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना उनको कुछ ऐसा बढ़िया सा फीलिंग आता है, ठीक है। तो बस अब आप देखिए आपको फीलिंग आई कि नहीं आई, तो इससे पता चल जाएगा आपको सच में मैथ पसंद है कि नहीं, ठीक है। तो x बाई x1 प्लस वाई बाई y1 इज इक्वल टू 2, x बाई x1 प्लस वाई बाई y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x बाई x1 प्लस वाई बाई y1 इज इक्वल टू 2, तो प्रूव हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन प्रूफ के साथ साथ आपको ये इक्वेशन पता भी रहनी चाहिए प्यारे बच्चों कि x बाई x1 प्लस वाई बाई y1 इज इक्वल टू 2 होता है। और किसी भी पॉइंट t पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो हमको दिए हैं सी टी और c बाई टी, तो यही इक्वेशन हमारी x बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c भी हो जाती है। वो भी मैंने आपको करके दिखाई दिया, तो दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया गया बच्चों। तो यहाँ से एक और बात देखिएगा कि स्लोप कितनी है, यहाँ से ये भी देखिएगा कि भाई स्लोप कितनी है टेंजेंट की, बताओ भाई। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज बच्चों एम टी इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर। तो कॉर्ड की स्लोप थी -1 अपॉन T1 T2, तो यहाँ पे T1 T2 आके एक पॉइंट हो चुके हैं, तो वो बन चुके हैं -1 बाई टी स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस। तो ऐसा क्यों रिमेंबर की बात क्यों कर दी भाई सर, क्योंकि अपने को नॉर्मल पे जाना था। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो -1 बाई टी स्क्वायर है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा दैट विल बी टी स्क्वायर। तो अब वो समय आ चुकी है कि y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर टाइम्स x माइनस सी टी लिखा जाए, तो लिख गया। तो यही तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। थोड़ा सा इज्जत के साथ लिखेंगे तो y2 माइनस सी वाई टी माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब टाइम्स x माइनस सी टी, ठीक है। तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए तो वाई टी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स टी क्यूब माइनस सी टी की पावर 4, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक काम करिएगा, y माइनस यानी कि एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी एक तरफ करिए, देखिए यहाँ पर है ना, तो एक्स टी क्यूब, अरे इधर आइए, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी एक तरफ करके सी टी 4 माइनस सी। तो अब आप देखिए एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी और सी को कॉमन लेंगे तो टी की पावर 4 माइनस 1, तो क्या यही लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं बताता जा रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आप निकाल भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट एज दिस h कॉमा के इज, तो t बराबर s1 लगा के कर लेना बच्चों, t बराबर s1 लगा के कर लेना, कर सके तो कर लोगे। t तो अभी लिखना सीखा ही था आपने, तो t क्या था, x बाई के h, x बाई एच प्लस वाई बाई के माइनस 2, है ना। s1 क्या हो जाएगा भाई, बोलिए, x1 y1 एच के माइनस सी स्क्वायर, एच क्या है, एच के माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा। अब वहाँ से आप कोई प्रूव कर सकते हो, इनको आप इधर उधर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके देखिएगा बच्चों। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये आएगा, नहीं आ रहा है, किसी ने कहा कि नहीं आ रहा, एक्स के आएगा, क्यों नहीं करा नहीं होगा, वाई एच माइनस 2h के इज इक्वल टू एच के माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका एच के आ गया, एच के, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा,
तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड जिसका मिडल पॉइंट आपका h, k दिया गया हो वो भी बिल्कुल वैसे ही आता है। कैसे आता है वो याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगी बस। तो देखिए के बाई एक्स अपॉन एच के ऐसे लिखो, और एच वाई अपॉन एच के, तो याद करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा आपको। टू एच के बाई एच के ऐसे कर लेना, ठीक है। तो एच के कैंसिल हो गया और के कैंसिल हो गया, एक एच, अरे एच के था, एच कैंसिल। देखो ऐसा ही है बिल्कुल जैसे वो आपका कॉर्ड क्या कहते हैं वो आया था, टेंजेंट आई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी कॉर्ड भी आ गई है। तो आपकी कॉर्ड भी आ गई है। कॉर्ड की भी इक्वेशन आप लिख लेते हो, कॉर्ड की भी इक्वेशन आप लिख ही लेते हो, तो आप उससे भी कर सकते हो, या t बराबर s1 से कर ही रहे हो तो इससे भी कर लोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। और दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक टेंजेंट, टेंजेंट जैसा ही दिख रहा है। देखिएगा टेंजेंट में बस पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द कर्व, इस पे पॉइंट जो है वो मिडिल पॉइंट पे है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। बाकी आप देखिए अगर h कॉमा के पॉइंट लाज कर जाएगा टेंजेंट में तो x बाई एच प्लस वाई बाई के इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर भी देखिए x बाई एच प्लस वाई बाई के इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट से आप थोड़ा सा एक माइंड मेकअप करके इसको याद कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने सारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीख लिया है। अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरीथिंग फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सब तो फाइंड ही किया यार, अब क्या एवरीथिंग है ना। फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर सब लिख लोगे आप। ई तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके जो एसिम्टोट्स हैं वो पहले आपको पता होनी चाहिए कि इसके एसिम्टोट्स जो हैं वो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये क्या है, एसिम्टोट्स हैं। तो दैट इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दीज आर व्हाट एसिम्टोट्स, दे आर एसिम्टोट्स, ठीक है। तो इसके ये एसिम्टोट्स हैं। एक सेकेंड, देख लो मेरे पास टाइम कितना है ना, तो अकॉर्डिंगली जो है मेरे में, अच्छा तो एक क्वेश्चन करके फिर मुझे एक और छोटी सी क्लास लेनी होगी, बाकी की चीज़ें इसमें कवर कराने के लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 में ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और ये आपके एसिम्टोट्स हैं, वो आप फिगर से ही जानते हो, ठीक है। दूसरा देखिए, अब ये अगर हम लोग यहाँ पर इसके अगर वो एक्सिस देखें कि भाई टा और का कौन है, टाका को जानते हो, टाका को, इसके टाका को, भाई कौन काट रहा है और कौन इसको टाटा कर रहा है ना। तो यहाँ से देखिए ये इसका टा ने काटा नहीं तो ये टा है, ठीक है। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड ये इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये जो है का है, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो टा की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अच्छे से प्यार से इसको रखा जाए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 जो होती है वो टा है, और का इसके परपेंडिकुलर है यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो वो है y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये टा और ये का, तो यहाँ से कहानी बनती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से कहानी बनती हुई प्रतीत हो रही है कि जो टा है वो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, और जो का है वो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। तो ये आपकी दो एसिम्टोट्स यहाँ पर मतलब ये आपकी क्या कहते हैं टा की इक्वेशन हो गई y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और का की इक्वेशन हो ही चुकी बच्चों, कितनी बोलो बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो टा पता चल गया, का पता चल गया, और एसेंट्रिसिटी तो √2 है, क्योंकि वो तो इस कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। द कर्व वाज ओनली रोटेटेड, तो उस कर्व का आपने ऑलरेडी देखा है कि √2 होता है, ठीक है। तो फिर वो भी हो गया, तो टा पता चल गया और का पता चल गया। तो अब बात आती है कि जो टा होता है ना उसके परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो अगली लाइन में लिखेंगे, मजा आता है ये सब करने में, ठीक है।
इंटरेस्ट आएगा तो मज़ा आएगा आपको, और मज़ा आएगा तो फिर मज़ा ही आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू टा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू टा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू टा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू टा बच्चों। तो डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू टा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर अपने को डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है। अरे तो ये टा तो ये था ना, टा तो था y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो ये हमारी टा है, और टा के परपेंडिकुलर करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा में, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा में आपको बस केवल एक काम करना है, आपको केवल बस एक काम करना है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा में आपको बस एक काम करना है, और वो काम कुछ नहीं है, बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा में बस आपको एक काम करना है कि ये किस पॉइंट से पास करना है, क्योंकि ये लेमडा निकालना होगा ना आपको, ये लेमडा निकालना होगा आपको। तो अगर आपने ये लेमडा निकाल लिया तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, तो लेमडा कैसे निकालें हम लोग? ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, कि डायरेक्ट्रिक्स से, जो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, जो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a बाई ई होती है। डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, बोलो, a बाई ई। ठीक है, वहाँ पर तो डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स होती है a बाई, तो सेंटर से दूरी भी आप देखिए कि डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स इज a बाई ई। तो वर्टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज, वर्टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज a बाई ई। तो यहाँ पर आप अगर वर्टेक्स की डिस्टेंस देखें, वर्टेक्स की ये वाली दूरी देखें, वर्टेक्स की ये दूरी देखें यहाँ से, ठीक है, ये वाली दूरी देखें वर्टेक्स की, तो वो कितनी है, ठीक है, वो निकालिए। तो ये पॉइंट तो आपको पता है ना कि y बराबर x पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर ct है तो ये पॉइंट भी कितना है बताइए, c बाई टी है, ये तो है ही ct और c बाई टी, लेकिन ये दोनों लाई कर रहे हैं y बराबर x पे। तो यहाँ से आप देखिए कि जो ct है वो c बाई टी है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है कि टी स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करा दीजिए, और c इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1 या -1 आएगा। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, इस जगह पर ये पॉइंट हो गए c, समझे? तो ये पॉइंट हो गया आपका c, तो ये दूरी यहाँ से इस समय कितनी आ रही है, c, आ रही, बताइए। तो ये दूरी आपकी जो वर्टेक्स से आ रही है दैट इज √2c, बोलो c, को आप यहाँ से अगर 0,0 से अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये √2c आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स में, डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे से रखें तो ये √2c उसकी डिस्टेंस आ रही है यहाँ सेंटर, मतलब ये इस वर्टेक्स से, तो उसको a बाई ई को अगर आप लिखना चाहेंगे कि a बाई ई जो है वो कितना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो वो √2c रखिए, a की दूरी जो है √2c और e की वैल्यू √2, तो a बाई ई की वैल्यू आ गई है c। तो यानी कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी कि जो सेंटर से डिस्टेंस है वो c है। तो अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, x प्लस वाई, ऐसे लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो मॉड लेमडा डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू c, तो मॉड लेमडा इज इक्वल टू √2c, तो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2c। तो क्या आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आगे बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस है, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो वहां से आया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा है। तो फिर हमने सोचा कि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कि कितनी है, लेकिन वो तो पता ही नहीं था। तो उसको निकालने के लिए हम लोग जब बढ़े तो हम लोग वर्टेक्स पे पहुंचे, तो वर्टेक्स पहले पता किए कि भाई आखिर जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका वर्टेक्स क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा वो तो सी टी कॉमा सी बाई टी होता है, सी टी कॉमा सी बाई टी होता है। और क्योंकि y बराबर x लाइन पे है तो y का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो वहां से अपने को पता चला कि t भाई इधर भी तो होगा ना, इधर भी तो होगा t, इसलिए -1 और +1 होता है। तो c कॉमा माइनस माइनस सी कॉमा माइनस सी होगा हमारे पास। ठीक है, वहां पे c कॉमा सी है और यहाँ पे माइनस सी कॉमा माइनस सी है। तो अब हम लोग a बाई ई कर रहे हैं भाई, क्योंकि अगर आप देखें तो x बराबर a बाई ई होता है। तो इस a बाई ई से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमारे वर्टेक्स से दूरी कितनी है ना। तो वो हम लोगों ने कैसे निकाला भाई, √2c, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया और e का डिस्टेंस निकाल लिया √2। तो ये पता चला हमें कि c है, जो दूरी है, जो सेंटर से दूरी है वो a बाई ई है, तो यहाँ पर वो दूरी हमारी c है। तो अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन विच इज एक्चुअली द सेंटर इन दैट केस और इन दिस केस ऑल्सो। तो मॉड लेमडा बाई √2 दैट बिकम c। तो मॉड लेमडा इज नथिंग बट दैट इज √2c। तो लेमडा की वैल्यू हो जा रही है प्लस माइनस √2c। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √2c। तो क्या आप ये देख पा रहे कि अब आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अब हमको निकालना यहाँ पर कॉर्ड, यानी कि फोकस के पॉइंट्स निकालने। अब बच्चों फोकस के पॉइंट होते ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स आ चुका है भाई। अब a पता चला है, a की वैल्यू मैंने निकाली है कि कितना आया था भाई, a की वैल्यू कितनी आई थी, c आई। a का जो दूरी है वो √2c है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ओरिजिन से फोकस, पहले फोकस की दूरी और ओरिजिन से आपके वर्टेक्स की दूरी जो होती है वो होती है एसेंट्रिसिटी के बराबर। ना समझ में आए तो समझ ही आएगा, ए ई बाई ए कट गया तो ई है ना, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। तो अब हमें ये OF1 फाइंड आउट करने का इस समय मन कर रहा है। OA आई थिंक यू नो कि दिस इज ऑलरेडी वी हैव फिगर्ड इट आउट कि दिस इज √2c है। तो ये आपका E जो है वो √2 है। तो OF1 इस समय आपको पता चल गया होगा कि दिस इज एक्चुअली में 2c। तो ये दूरी पता चली है कि जो फोकस से दूरी है हमारी, यानी कि इस लाइन के अक्रॉस ये जो दूरी है दैट इज नथिंग बट दैट इज 2c है। ये यहाँ तक जो दूरी आई है वो 2c आई है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहें तो 2c cos 45 डिग्री, 2c cos 45 डिग्री। तो ये भाई यहाँ 45 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज पता है, तो इसके x और y पता कर सकते हो कि नहीं। तो हम लिख रहे हैं 2c cos, अरे 2c cos 45 डिग्री, तो दैट इज 1/√2। तो ये √2c हो गया, √2c। और वो sin 45, तो क्या फर्क पड़ता है, दिस इज √2c। तो ये दोनों √2c है, यहाँ पे माइनस √2c माइनस √2। आई थिंक काफ़ी है, इतनी चीज़ें आप समझ गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे बच्चों हाइपरबोला के। हम ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। ठीक है, आज हाइपरबोला ख़त्म करेंगे हम लोग, बहुत दिन हो गए हैं तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे इस हाइपरबोला को। अब थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे बच्चों और हाइपरबोला का सेकंड पार्ट यानी कि आज का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे आपके सामने। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।